हाय एवरीवन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है ना फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़े। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि इस चैप्टर का नहीं बल्कि केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन पढ़ोगे आइदर फिजिकल, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, सारे पोर्शन में यह वर्ड सुनने को मिलेगा, कैटलिस्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक तो कैटलिस्ट है क्या? देखो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस वैसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली प्रोसीड करते हैं, मतलब उसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस वैसे भी होते हैं जिसके लिए एक बाहर से सब्सटेंस लेना जरूरी हो जाता है, उसके प्रेजेंस में ही वह रिएक्शन होगा। तो जो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं जिसके प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है वही सब्सटेंस कहलाता है कैटलिस्ट। एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं जो अपने आप पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन का जरूरत नहीं होता है, और कुछ वैसे होते हैं कि बिना ट्यूशन का नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो ट्यूशन आप ले रहे हो ना एक्सटर्नल, दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट, जो क्या करता है आपके पढ़ाई को तेज करता है, आपको पढ़ने में या समझने में मदद करता है। लेकिन ये नहीं है कि 12 पढ़ के आप पास हो गए, पढ़ना छोड़ दिए तो ट्यूशन वाला पढ़ाना भी छोड़ दिया, नहीं ना। बस वो 2 साल आपके लिए आपके साथ इंगेज्ड है, आपका एग्जाम खत्म तो वहां से हट जाएगा, उससे कनेक्शन आपका टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोचिंग ही फिर बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यह जो ट्यूशन है या कोचिंग है वो क्या किया कि पढ़ने में या समझने में मदद किया, लेकिन अपने जो है अनचेंज रहा। तुम एडमिशन लिए तो उस समय जैसा था, तुम्हारे पढ़ के निकलने के बाद भी वह ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि 2 साल में मास्टर पढ़ा करके तुमको थक गए तो पढ़ाना छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, अनचेंज रहा। तो वही बात कैटलिस्ट का होता है कि कोई कैटलिस्ट क्या करता है ना कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट से कंबाइन करता है। कभी कदार हो सकता है कि उसमें कोई फिजिकल और केमिकल चेंजेज आ जाए, लेकिन जब वह रिएक्शन समाप्त होता है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट रिमेन्स अनकंज्यूम्ड। रिएक्शन की समाप्ति पे जो है वह सब्सटेंस मतलब कैटलिस्ट अनकंज्यूम्ड रहता है, मतलब खर्च नहीं होता है। वो जैसा शुरुआत में था वैसा ही बाद में भी रहता है, अंत में भी रहता है। तो यह कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच एक्सेलरेट्स मतलब गति को बढ़ाना या घटाना, जनरली बढ़ाता ही है। So a catalyst is the substance which accelerates the rate of a chemical reaction and remains unconsumed itself at the end of reaction। कि कैटलिस्ट वह सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को त्वरित करता है, बदलता है, चेंज करता है, जनरली बढ़ाता है, लेकिन रिएक्शन के अंत में जो है कंज्यूम्ड नहीं होता है, अनकंज्यूम्ड रहता है। मतलब जितना अमाउंट कैटलिस्ट का शुरू में लिए थे उतना ही बाद में भी रहता है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को बोला जाता है कैटलिस्ट। जैसे मान लो कि हम कोई रिएक्शन लिखे हैं, ए से बन रहा है बी, और कोई कैटलिस्ट हम लिए हैं सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो ऐसे लिखो कि A + B मिल करके बन रहा है AB, लेकिन इसके लिए एक बाहर से सब्सटेंस लेना पड़ा कैटलिस्ट C। तो ये सभी हुए रिएक्टेंट AB, E हुआ प्रोडक्ट, और जो C लिए हैं दिस इज कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट हम क्या बोले कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, 100% करेगा, रिएक्शन को आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन जब रिएक्शन समाप्त होगा तो वहां से अनकंज्यूम्ड रहेगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे? तो यदि इसके मैकेनिज्म की बात करो तो जो 2 रिएक्टेंट हम लोग लिए ना ए और बी, दोनों में से कोई एक, सपोज ए कंबाइन करता है कैटलिस्ट से और एक बनाता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, आई इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर क्या होता है कि वह इंटरमीडिएट कंपाउंड या तो डायरेक्टली प्रोडक्ट में बदलता है या फिर जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके साथ कंबाइन करता है। तो AC + B मिल करके बन गया AB, और यहाँ से कैटलिस्ट बाहर। तो देखो E रिएक्टेंट है,
कैटलिस्ट है, मिल के इंटरमीडिएट बनाया, फिर वह इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया और कैटलिस्ट बाहर निकल गया। जैसे यहाँ कैटलिस्ट शामिल हुआ वैसे ही फिर यहाँ बाहर निकल गया। तो केवल किया क्या कि रिएक्टेंट से कंबाइन करके जो है ना रिएक्शन को आगे बढ़ने में मदद किया केवल। अब बोलोगे कि कैटलिस्ट का क्या जरूरत है, क्या कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा? ऑब्वियसली रिएक्शन होगा। कोई कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करता है, लेकिन वह काफ़ी स्लो होगा। ट्यूशन नहीं लेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि बीच में 2-4 साल फेल कर जाए यदि कोई गाइड नहीं मिले। कोई जरूरी नहीं है कि वह गाइड ट्यूशन का ही हो सकता है कि आप कॉलेज में पढ़ो, वहाँ भी कोई टीचर आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, तो उसके बगैर भी आप पढ़ोगे, लेकिन हो सकता है कि समय लगे, बीच में 2-4 साल फेल कर जाओ, 2 साल का कोर्स करने में 4 साल लग जाए, या जो बात एक बार में समझ जाना चाहिए वो अपने से समझने में कई बार उसको देखना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है, होगा लेकिन काफ़ी स्लो होगा। तो उसी प्रकार से कोई कैटलिस्ट जो है ना रिएक्शन को शुरू नहीं करता है, बल्कि वह रिएक्शन को बढ़ाने में, आगे प्रोसीड करने में मदद करता है और लास्ट में वैसे ही जो है वहाँ से निकल जाता है। तो बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट डायरेक्टली आपस में कंबाइन नहीं करें, इसलिए पहले कैटलिस्ट से कंबाइन करके एक दूसरा चीज़ बनाता है, उसके बाद फिर दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके प्रोडक्ट बनता है। या फिर केमिकल काइनेटिक्स में बताए हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें क्या बतलाए थे कि कैटलिस्ट क्या करता है ना कि उस रिएक्शन के लिए एक अलग रास्ता ही तैयार करता है और उस रास्ते का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। काफ़ी डिटेल में इसको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हम लोग, तो इसको रिपीट नहीं किया जाएगा अभी। यहाँ मान लो यदि रेट है और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, या रेट की जगह मान लो कि यहाँ एनर्जी है, तो यदि एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक ऐसा ग्राफ मान लो आ जाए, या इसको और ऐसा, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट है। ई है अनकैटलाइज्ड पाथ। अनकैटलाइज्ड पाथ माने कैटलिस्ट अभी नहीं है। जब कैटलिस्ट आ जाता है तो उसके लिए रिएक्शन का एक अलग रास्ता तैयार होता है। ऐसा देखो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एनर्जी वही रहेगा जो यहाँ है, लेकिन कैटलिस्ट आने से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। इसको हम लोग बोलेंगे कैटलाइज्ड पाथ। और ई जो एनर्जी डिफरेंस है दिस वन, इसको हम लोग बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। तो अब यहाँ के लिए मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए डैश। तो ई ए डैश हुआ एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज्ड पाथ का, माने कैटलिस्ट प्रेजेंट है तब, और ई ए हुआ एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड पाथ का, मतलब जब कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब। और ई जो पोर्शन होता है इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे, याद करो पूरा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ देख रहे हो कि कैटलिस्ट जब है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, मतलब ये जो ई ए डैश है ये लेस देन है किससे? ई ए से। ऐसा तो कैटलिस्ट आने से क्या होता है ना कि वह कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए एक अलग रास्ता ही तैयार करता है, और उस रिएक्शन पाथ का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से रेट अधिक होता है। क्यों होता है? इन सारी बातों का जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो यही कैटलिस्ट का फंक्शन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कैटलिस्ट के, और वे क्या क्या है सो देखो। तो पहला नंबर कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अंत में अनकंज्यूम्ड रहेगा, कोई खर्च नहीं होगा, अपने आप जितना अमाउंट लिए थे लास्ट में सेम अमाउंट रिकवर होगा। लेकिन हो सकता है कि रिएक्शन के दरमियान उसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आ सकता है। मतलब हो सकता है कि तुम कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में लिए हो, रिएक्शन के दरमियान उसका थोड़ा फिजिकल स्टेट चेंज कर जाए, ऐसे कुछ चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में कैटलिस्ट जो है रिकवर हो जाएगा। दूसरा कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के रेट को बढ़ाता जरूर है, लेकिन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कभी प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें ए बदल रहा है बी में, ठीक,
तो ये बी में बदल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और वापस जब बी फिर बदल जाएगा ए में तो इसको हम लोग बोलेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक कैटलिस्ट क्या करता है ना कि जितना स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है वही स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है। अब चूंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस के रेट को इक्वली अफेक्ट करता है कोई कैटलिस्ट, इसलिए बोल रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम प्रभावित नहीं होगा। अब ये इक्विलिब्रियम वगैरह क्या है, पूरा वाइड कंसेप्ट है, अलग अलग पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर ही पढ़ना था 11th में हम लोग को। तो फिलहाल ऐसे जानो कि यदि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है डायरेक्टली तो वो फॉरवर्ड कहलाएगा, और वही प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में बदल जाए तो बैकवर्ड रिएक्शन कहलाता है। और जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है तो वह कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेज। तो बोल रहा है कि एक कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेज को बाधित नहीं करता है, मतलब उसको प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि एक कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को जिस स्पीड में बढ़ाता है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाता है। तो जब दोनों रिएक्शन के रेट को इक्वली चेंज करेगा कैटलिस्ट तो इक्विलिब्रियम को प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद कैटलिस्ट जो है ना हाईली स्पेसिफिक होता है। हाईली स्पेसिफिक मतलब ये नहीं हुआ कि इस रिएक्शन के स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट भी यदि लेते हो ना तो रिएक्शन का रेट काफ़ी बढ़ जाता है, कई गुना तेज हो जाता है। यदि थोड़ा सा अमाउंट में भी कैटलिस्ट लेते हैं तो मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उसको थोड़ा सा भी मदद मिले टीचर से तो पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन भर टीचर बैठ करके उसको बताएंगे तभी पढ़ पाएगा, नहीं, थोड़ा सा भी हिंट करे तो वह पढ़ लेता है। उसी प्रकार से रिएक्शन में है कि कैटलिस्ट का थोड़ा सा अमाउंट भी यदि है तो उसका रेट काफ़ी गुना बढ़ जाता है, और ये कैटलिस्ट के अमाउंट पे जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। और उसके बाद की एक रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता है, देखो ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी चेंज है डेल्टा ई, मतलब डेल्टा ई को यदि हम लोग लिखना चाहे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ई जो एनर्जी चेंज होगा ई हमेशा सेम रहेगा, ई कैटलिस्ट से प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी को प्रभावित नहीं कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट का एनर्जी अनकैटलाइज्ड पाथ में है वही कैटलाइज्ड पाथ में भी है, सेम रिएक्टेंट में भी वही बात है। तो जब दोनों का एनर्जी सेम रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो फिर एनर्जी चेंज भी रिएक्शन का सेम ही आएगा, मतलब इंथैल्पी चेंज कभी बाधित नहीं होगा। तो कैटलिस्ट के यही कुछ मुख्य फीचर्स थे जो कि लाइन बाय लाइन नोट्स में है, ध्यान से पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि यह फुली थियोरिटिकल चैप्टर है, लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही समझ में आएगा। तो लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, जो हम बोल रहे हैं उससे मैच करके समझने का प्रयास करोगे तो आसानी से समझ में आएगा। वैसे लाइन बाय लाइन बोर्ड पे लिख के बताना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब कैटलिस्ट का मतलब हम बताए जो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करे। एक्सेलरेट करने का मतलब हुआ इंक्रीज भी कर सकता है और इसका मतलब हुआ डिक्रीज भी कर सकता है। तो जब वह इंक्रीज करेगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स, और जब डिक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं इनहिबिटर्स। ऐसा मतलब प्रोमोटर क्या करता है कि रिएक्शन के रेट को जनरली इंक्रीज ही करता है, और ये तभी इंक्रीज करेगा जब ये कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। मतलब कैटलिस्ट का कैटलिस्ट कहलाया प्रोमोटर, और वो कैटलिस्ट के पावर को जो कम कर दिया वो कहलाया इनहिबिटर। जैसे मान लो कि किसी स्कूल में तुम पढ़ रहे हो या कॉलेज में, तुम्हारे जो क्लास टीचर हैं, मान लो कि वह मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ठीक है। अब वो टीचर पढ़ा रहे हैं और सपोज उसी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो भी मैथमेटिक्स का है, तो प्रिंसिपल उस टीचर को मदद कर रहे हैं बताने में। तो इससे क्या होगा, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्लास टीचर भी बता रहे हैं वही बात और प्रिंसिपल भी तुमको वैसे ही समझा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल वहाँ उस क्लास टीचर के लिए प्रोमोटर का काम किए। लेकिन है कि कोई क्लास टीचर बता रहा है क्लासरूम में और जो प्रिंसिपल है जाकर के उसको ये कर रहा है कि कैसे बता रहे हो, गलत बता रहे हो या और ऐसे बताओ। तो इस केस में क्या होगा कि वह टीचर उतने अच्छे से नहीं बता पाएगा और फिर तुम उतने अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। तो उस केस में वह प्रिंसिपल उस क्लास टीचर के लिए काम किया इनहिबिटर का।
टीचर कैटलिस्ट है जो तुमको समझने में मदद कर रहा है, लेकिन वो टीचर कितना बढ़िया से समझा पाता है कि नहीं, ये डिपेंड कर रहा है उस प्रिंसिपल के नेचर पे, कि प्रिंसिपल उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छा बर्ताव किया, तो आसानी से समझा पा रहे हैं, तो तुम्हारा पढ़ने का एफिशिएंसी बढ़ गया, मतलब रेट बढ़ गया। और उस केस में वो आप प्रिंसिपल टीचर के लिए कहलाएंगे प्रोमोटर। टीचर तो ऑलरेडी कैटलिस्ट है, लेकिन वही प्रिंसिपल यदि उस टीचर को परेशान कर रहा है तो टीचर अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, तो अब फिर प्रिंसिपल उस टीचर के लिए इनहिबिटर कहलाएगा। टीचर तो अभी भी क्या है, कैटलिस्ट ही है। इसके कई एग्जाम्पल हैं नोट्स में जो कि लिखा ही हुआ है, जैसे अमोनिया गैस हम लोग बनाते हैं हैबर प्रोसेस से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, अमोनिया गैस बनता है। तो आयरन यहाँ लेते हैं तो ये आयरन काम करता है कैटलिस्ट का, लेकिन फिर इसके पास मॉलिब्डेनम ले लो, MO मॉलिब्डेनम एलिमेंट है, तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन के एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मतलब ये जिस स्पीड से पहले कैटलाइज कर रहा था, अब इसका कैटलाइज करने का स्पीड और बढ़ जाएगा। तो ये मॉलिब्डेनम जो है ना, डायरेक्ट इस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं किया, बल्कि ये आयरन को पावरफुल बनाया। तो इस मॉलिब्डेनम को यहाँ हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर। वैसे ही कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। अब रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, जो तीन चीज हम लोग लेते हैं, ये तीनों का फिजिकल स्टेट के आधार पे अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। रिएक्टेंट, इधर बना प्रोडक्ट, और बीच में हम लिए कैटलिस्ट। ठीक, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट। नंबर 1, यदि तीनों सेम फेज में हो, मतलब तीनों सॉलिड हो या तीनों लिक्विड हो या तीनों गैसियस स्टेज में हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन। और यह जो कैटलिस्ट है, जिसका कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जैसा ही है, मतलब यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिक्विड है तो कैटलिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है, तो फिर इस कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो यदि कोई कैटलिस्ट वही फेज में है जिस फेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन बोलेंगे, और इस कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे। लेकिन मान लो कि अलग अलग फेज में है, अलग अलग फेज मतलब हो सकता है कि लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड हो जाए, ये गैस है, ये गैस है या लिक्विड हो जाए, मतलब कोई भी अलग फेज हो जाए। तो यदि कैटलिस्ट का फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तुलना में अलग हो, मतलब जिस फेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वही फेज में कैटलिस्ट ना हो सकता है कि तीनों अलग अलग फेज में हो, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन, कैटालाइटिक रिएक्शन। और ये जो कैटलिस्ट है जिसका कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तुलना में अलग है, तो ऐसे रिएक्शन या ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें हम लोग, जैसे होमोजीनियस वाला की बात करें तो यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बदलना हो ट्राइऑक्साइड में, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो इससे बन रहा हो 2SO3 गैस। तो देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट हुआ, दोनों रिएक्टेंट्स हुए, सबका फिजिकल स्टेट सेम है, गैसियस। अब यहाँ कोई कैटलिस्ट लेते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये भी एक गैस ही है। तो कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब सेम फेज में है, तो ऐसे रिएक्शन को होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो कैटलिस्ट हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसका फेज वही है जो रिएक्टेंट का है। मैकेनिज्म की बात करोगे तो सिंपल सा ही मैकेनिज्म है, इसमें कोई अलग सा मैकेनिज्म नहीं है। सबसे पहले क्या होता है कि यह जो कैटलिस्ट है वह किसी एक रिएक्टेंट से कंबाइन करता है। सपोज ये NO का 2 मोल ले लें,
ये O2 से कंबाइन करके पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और तब ये इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट है, कैटलिस्ट है, रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट कैटलिस्ट रिएक्टेंट, फिर यह इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करता है 2SO2 प्लस 2NO2, तो मिल करके बन गया 2SO3 प्लस 2NO बाहर। देखो कैटलिस्ट यहाँ बाहर और रिएक्टेंट बदल गया प्रोडक्ट में, बीच में इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट हुआ ऐसा। तो कैटलिस्ट बताए कि किसी एक रिएक्टेंट से कंबाइन करके इंटरमीडिएट बनाएगा और वही इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट से कंबाइन करके फिर बदल जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, और यह हुआ होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन या होमोजीनियस कैटलिस्ट। कुछ हेट्रोजीनियस का भी एग्जांपल ले, तो हेट्रोजीनियस में जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन वगैरह करते हैं किसी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सपोज इथीन का हाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन गैस है, इथीन भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं निकेल जो कि सॉलिड है, और प्रोडक्ट जो यहाँ बना वह भी गैस है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फेज में है लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है। तो यदि कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तुलना में अलग हो, सेम नहीं हो, मतलब जिस स्टेज में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वही फिजिकल स्टेट में कैटलिस्ट ना हो, वह अलग हो, तो फिर ऐसे कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं और इस प्रकार के रिएक्शन को हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। और कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो वो सारे एग्जाम्पल्स को जो है याद रख लोगे। एग्जाम में जनरली डेफिनेशन ही आता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का या होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन का, तो उसको केवल याद कर लेना है, मेंशन है नोट्स में, और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स एक दो याद कर लोगे तो फिर वहाँ से हो जाएगा। तो ये कैटलिस्ट पोर्शन थोड़ा बड़ा है, आगे चलेगा भी। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखे कैटलिस्ट, इसका फंक्शन क्या है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता कैसे है या क्यों है, और उसके बाद इसका टाइप, प्रोमोटर, इनहिबिटर, फिर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट में, एंजाइम कैटलिस्ट। डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उसका यूज है, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।